वर्ष 2021-22 में रामसर स्थल में शामिल भारत के महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि फॉरेस्ट रिपोर्ट के बाद वाला देखते हैं। आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु 1971 में ईरान के रामसर में सम्मेलन हुआ। इसके समझौते 1975 में से प्रभावी हुए। भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ। विश्व में 2400 से अधिक रामसर स्थल हैं। मार्च 2022 तक भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की कुल संख्या 49 हो गई है। 49वां रामसर स्थल के रूप में बाखीरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश को शामिल किया गया है। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश को शामिल किया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। वर्ष 2022 में रामसर अभियान में शामिल भारत के 2 आर्द्रभूमि 48 है खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य, जो गुजरात में है, फरवरी 2022 में हुआ था, और 49वां बाखीरा वन्यजीव अभयारण्य, जो उत्तर प्रदेश में है। वर्ष 2021 में रामसर अभियान में शामिल भारत के 5 आर्द्रभूमि। पहला हैदरपुर आर्द्रभूमि उत्तर प्रदेश में है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो हरियाणा में है। भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा में ही है। वाधवाना वेटलैंड गुजरात में है। थोल झील वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में है। तो हैदरपुर उत्तर प्रदेश, सुल्तानपुर हरियाणा, भिंडवास हरियाणा, वाधवाना गुजरात और थोल झील वन्यजीव अभयारण्य गुजरात। वर्ष 2020 में रामसर में शामिल भारत के 5 आर्द्रभूमि। आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड, कांवर ताल बिहार, लोनार झील महाराष्ट्र, सुर सरोवर कित्थम उत्तर प्रदेश, कित्थम झील, तत्सो कर आर्द्रभूमि लद्दाख। नोट है, यूनाइटेड किंगडम के 175 से अधिक रामसर स्थल इस सूची में शामिल है। रामसर सूची में शामिल होने वाले प्रथम स्थल ऑस्ट्रेलिया का कोबोर्ग प्रायद्वीप था, जो 1974 में हुआ था। भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में शामिल आर्द्रभूमि चिल्का झील है। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल सुंदरबन वेटलैंड पश्चिम बंगाल। इसका 2549.44 वर्ग किलोमीटर है, जो 96.76% क्षेत्र है आर्द्रभूमि। भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल रेणुका वेटलैंड है, हिमाचल प्रदेश में। भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल हरिके बैराज है। भारत का सर्वाधिक रामसर स्थल उत्तर प्रदेश, जिसमें 10 है। कान्हा टाइगर रिजर्व सबसे अधिक 461 आर्द्रभूमि है, में सबसे अधिक 461 आर्द्रभूमि है, जिनमें से अधिकांश 2.25 हेक्टेयर से कम के आकार के हैं। अब देखते हैं तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार, जो कि 29 मार्च 2022 को हुआ है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जल शक्ति मंत्रालय के तहत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार विजेताओं को विज्ञान भवन नई दिल्ली में सम्मानित किए। साथ ही साथ जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन 2022 की शुरुआत 29 मार्च 2022 की। यह अभियान 30 नवंबर 2022 तक लागू रहेगा। कुल 11 विभिन्न श्रेणियों में 57 राष्ट्रीय जल पुरस्कार वितरण। सर्वश्रेष्ठ राज्य उत्तर प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा तमिलनाडु। सर्वश्रेष्ठ जिला उत्तरी जोन मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, दक्षिणी जोन तिरुवनंतपुरम केरला, पूर्वी जोन पूर्वी चंपारण बिहार, पश्चिमी जोन इंदौर मध्य प्रदेश और पूर्वी जोन पूर्वी चंपारण बिहार, उत्तर पूर्वी जोन गोलपाड़ा आसाम। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत उत्तर जोन में घसपत पंचायत उत्तराखंड, दक्षिण जोन में एलेरामपुरा पंचायत कर्नाटक, पूर्वी जोन में तेलारी पंचायत गया बिहार, पश्चिमी जोन तखतगढ़ पंचायत गुजरात और उत्तर पूर्व जोन में सियालसीत पंचायत मिजोरम। सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय बापी गुजरात। सर्वश्रेष्ठ मीडिया प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक
मिशन पानी नेटवर्क 18 की पहल। सर्वश्रेष्ठ स्कूल राजकीय कन्या उच्च महाविद्यालय स्कूल कावेरी पट्टनम तमिलनाडु। परिसर उपयोग के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान धार्मिक संगठन माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जम्मू। सर्वश्रेष्ठ उद्योग बेलस्पन इंडिया टेक्सटाइल लिमिटेड गुजरात। सर्वश्रेष्ठ एनजीओ कोस्टल सैलिनिटी प्रिवेंशन सेल अहमदाबाद, ये सब पहला स्थान है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो वितरण हुआ उसमें सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता संघ पंचगधिका MDTV TW हुगली पश्चिम बंगाल। CSIR गतिविधि के लिए सर्वश्रेष्ठ उद्योग ITC लिमिटेड कोलकाता दक्षिण पश्चिम बंगाल। पहली राष्ट्रीय जल पुरस्कार वर्ष 2018 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार भारत में पानी की वर्तमान आवश्यकता प्रति वर्ष 1100 बिलियन क्यूबिक मीटर है। अब देखते हैं COP 26 सम्मेलन में भारत का रोल। जलवायु परिवर्तन को लेकर ग्लासगो स्कॉटलैंड जो COP 26 शिखर सम्मेलन में आयोजन किया गया है, जिसमें भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। उन्होंने पंचामृत का मंत्र दिया जो निम्न है। पंचामृत: पहला, भारत 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा, भारत 2030 तक अपनी 50% ऊर्जा की ज़रूरत अक्षय ऊर्जा से पूरी करेगा। तीसरा, भारत अब से लेकर 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन अरब टन की कमी करेगा। चौथा, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से भी कम करेगा। और पाँचवा, वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। ग्लासगो में आयोजित COP 26 सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने संयुक्त रूप से वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल की शुरुआत की। COP 26 जलवायु सम्मेलन के दौरान अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर हस्ताक्षर करने वाला 101वां देश बना। वर्ष 2022 में COP 27 2022 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी मिस्र अफ्रीकी देश द्वारा की जाएगी। COP 28 2023 की मेजबानी UAE को सौंपी गई है। वर्ष 2021 में 2 भारतीय समुद्र तटों को मिला ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र। कोवलम समुद्र तट तमिलनाडु और ईडन समुद्र तट पुडुचेरी। कोवलम तमिलनाडु और ईडन पुडुचेरी। भारत में अभी तक कुल 10 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जा चुका है। ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र अंतर्राष्ट्रीय इको स्तरीय टैग है जो समुद्री तटों को स्वस्थ, सुरक्षित और सतत विकास को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। यह प्रमाण पत्र डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। अब देखते हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड टू द पॉइंट। केरल ने भारत का पहला राज्य स्तरीय बर्ड एटलस जारी किया है। इस एटलस में 361 पक्षियों की प्रजातियां शामिल हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान का निर्माण किया जाएगा। इस पार्क के निर्माण से भूवैज्ञानिक विरासत के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। गुजरात के सुंदरबन मिनी चिड़ियाघर के जानवरों को वित्तीय राहत प्रदान करने के उद्देश्य से एडॉप्ट एन एनिमल की पहल की शुरुआत की। दक्षिण अमेरिकी देश के पेरू ने तटीय क्षेत्रों में तेल रिसाव के कारण 90 दिनों का
आपातकाल इन्वायरमेंटल इमरजेंसी घोषित किया है। पेरू तट के पास स्पेनिश ऊर्जा फर्म रेप्सॉल से 6000 बैरल कच्चे तेल का रिसाव हुआ। सौभाग्य योजना के तहत घरों में सौर ऊर्जा आधारित विद्युतीकरण के मामले में राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा। दिल्ली कैबिनेट ने भारत के पहले इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड इको पार्क की स्थापना की मंजूरी दी है। दिल्ली में लगभग हर साल 2 लाख टन ई कचरा पैदा होता है। यह ई पार्क ई कचरे को सुरक्षित तरीके से पुनर्चक्रण करेगा। हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अन्न प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय OECM घोषित किया। IUCN द्वारा OECM की दर्जा उन क्षेत्रों को दिया जाता है जो जैव विविधता को संरक्षण तो करते हैं लेकिन संरक्षित क्षेत्र नहीं है। मध्य प्रदेश में भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया। इसकी क्षमता 1.7 मेगावाट है 1.7 मेगावाट है। विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने सस्टेनेबल सिटीजन इंडिया प्रोग्राम को शुरू किया है। इसके तहत 2 साल में भारत के 5 से 7 शहर को डिकार्बोनाइज किया जाएगा। भारत में पहली बार ओशियंस 2022 सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस आयोजन जो है चेन्नई में किया जाएगा। यह वैश्विक समुद्री शोधकर्ताओं का द्विवार्षिक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य समुद्री प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, मौसम अनिश्चितता आदि से निपटने पर विचार विमर्श करता है। मन्नार की खाड़ी तथा पाक की खाड़ी में जैव विविधता के संरक्षण हेतु तमिलनाडु में नागपट्टिनम में मरीन एलीट फोर्स का गठन किया। इसके तहत संकटग्रस्त प्रजातियों की रक्षा की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में राज्य का पहला जैव विविधता पार्क खोला गया है। इसका उद्देश्य संकटापन्न पादपों की रक्षा करना है। उड़ीसा में मैंग्रोव की प्रजातियों के लिए एक जीन बैंक नर्सरी खोलने की घोषणा की। इसका उद्देश्य मैंग्रोव वनों का संरक्षण करना है। UAE जो दुबई ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट का लॉन्च करने की घोषणा की है। यह 8 से 12 यात्रियों को ले जाने में सक्षम होगी। 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन केन्या के नैरोबी में किया गया। 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन केन्या के नैरोबी में किया गया है। इस दौरान जैव विविधता संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्र, सतत विकास लक्ष्य आदि संबंध कार्यों के लिए 14 प्रस्ताव रखे गए हैं। वर्तमान में इसमें 193 सदस्य हैं। महाराष्ट्र सरकार ने स्वयं की वन्य जीव कार्य योजना 2021 से 30 पारित की। ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर में भारत की पहली वन्य जीव DNA परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। इसमें वन्य जीव तस्करी को रोकने में मदद मिलेगी। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में भारत के पहले बड़े सुगंधित उद्यान एरोमेटिक गार्डन का उद्घाटन किया गया उत्तराखंड के नैनीताल में। वर्ष 2022 में COP27 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी मिस्र, अफ्रीकी देश, इजिप्ट द्वारा की जाएगी। COP28 2023 की मेजबानी UAE को सौंपी गई है। नेक्स्ट है, समुद्र जल स्तर बढ़ने के कारण दक्षिण कोरिया में दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर का निर्माण किया जा रहा है, जो 2025 तक पूरा हो सकता है। NOAA के राष्ट्रीय पर्यावरण सूचना विश्लेषण केंद्र के अनुसार अगस्त 2021 पिछले 142 वर्षों में छठा सबसे गर्म महीना रहा। 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2021 के मध्य जम्मू कश्मीर के शासित प्रदेश में वन्य जीव सप्ताह 2021 मनाया। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश ने वन्य जीव सप्ताह 2021 कब से कब तक? 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर।
थीम है फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। सितंबर 2021 में किन दो देशों के बीच क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग लॉन्च किया? तो भारत एंड अमेरिका। भारत की तरफ से पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने हिस्सा लिया। हवा से CO2 को सोखने वाली दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? तो आइसलैंड में। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के प्रगति को ट्रैक करने के लिए भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को किस पोर्टल को लॉन्च किया? प्राण पोर्टल। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु के दक्षिण पूर्व तट पार खाड़ी में। प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश भारत बन गया है, भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से। NTPC ने 2025 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना कहाँ बनाई? सिमहाद्री थर्मल पावर स्टेशन विशाखापट्टनम। भारत के सबसे ऊंची हर्बल पार्क 11,000 फीट की ऊंचाई पर उद्घाटन कहाँ किया गया? चमोली जिला उत्तराखंड। कूलिंग एक्शन प्लान को लॉन्च करने वाला पहला देश भारत। अंग्रेजी की अमृत महोत्सव आज़ादी की अमृत महोत्सव के तहत किस मंत्रालय ने वृक्षारोपण अभियान 2021 की शुरुआत की? कोयला मंत्रालय। कोयला मंत्रालय के यह एक विभाग ने गो ग्रीनिंग अभियान के तहत 2385 हेक्टेयर पर वन लगाने का निर्णय लिया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 की मंजूरी दी, जिसके तहत 1 जुलाई 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक के चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा। प्लास्टिक अपशिष्ट जो है प्रबंधन संशोधन नियम 2021 किस मंत्रालय ने जारी किया? तो केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। अगस्त 2021 में थाईलैंड ने कोरल मूंगों का नुकसान पहुंचाने वाले सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाया। अब देखते हैं राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी जो है मानक प्रयोगशाला का आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ रखी? तो नई दिल्ली में। राजस्थान के रेगिस्तान में हरित आवरण बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट बोल्ड को किसने लॉन्च किया? खादी ग्राम उद्योग आयोग एवं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर। इसके तहत जैसलमेर के धनोट गांव में 27 जुलाई 2021 को BSF ने KYC के साथ मिलकर 1000 बांस के पौधे लगाए। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? पटना में। गंगा नदी डॉल्फिन के लिए भारत का प्रथम वेधशाला भागलपुर बिहार में स्थापित करने की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना गंगा नदी डॉल्फिन के लिए प्रथम वेधशाला भागलपुर बिहार में स्थापित करने की घोषणा की गई है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में भारत का पहला कार्यात्मक स्मॉग टावर का लॉन्च किया गया। ग्रीन पीस की एक रिपोर्ट के अनुसार राजधानी दिल्ली में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मात्रा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 125%। स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2021 किस संस्था ने जारी किया? तो सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट। इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण विश्व में 115 मिलियन से अधिक लोग गरीब की चपेट में आ गए हैं। 500 मिलियन से अधिक बच्चे को कोविड-19 महामारी के चलते स्कूली शिक्षा से दूर रहना पड़ा। मेकिंग पीस विथ नेचर रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया गया? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP। भारत 2021 से 25 तक पवन ऊर्जा को कितनी क्षमता स्थापित करेगा? 20 गीगावाट ग्लोबल विथ एनर्जी काउंसिलिंग के रिपोर्ट के अनुसार। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में किस फिल्म का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? वाटर ब्यूरियल। जून 2021 में जारी पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का स्थान 117। यह रैंकिंग संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों के आधार पर तैयार किया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में
एक पायलट परियोजना के तहत 3 E100 इथेनॉल वितरण स्टेशन का उद्घाटन किया। जून 2021 में जारी एक अध्ययन के अनुसार विश्व की सबसे ज़्यादा किस्म की तितली का घर कहाँ है? कोलंबिया। भारत के किस राज्य में तीनों प्रजातियों के मगरमच्छ पाए जाते हैं? तो उड़ीसा के में। किस संस्था ने ग्रेट बैरियर रीफ को खतरे की सूची में डालने की सिफारिश की है? यूनेस्को की एक समिति। भारत का पहला परागकण पार्क पॉलिनेटर पार्क किस राज्य में खोला गया? तो नैनीताल, उत्तराखंड। भारत के किस बांध पर 600 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? तो ओंकारेश्वर बांध, मध्य प्रदेश। किस नगर निगम ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए थैला बैन की शुरुआत? तो लखनऊ नगर निगम। लक्षद्वीप में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया। पर्यावरण अनुकूल खादी प्राकृतिक पेंट को किसने लॉन्च किया? नितिन गडकरी। पक्षी महोत्सव करलब के कारण खबरों में आई नागी-नकटी बर्ड सेंचुरी कहाँ, किस राज्य में है? तो बिहार का दूसरा पक्षी महोत्सव भागलपुर में आयोजित होगा। किस मंत्रालय ने पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले पुरानी वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने का निर्णय लिया? तो सड़क परिवहन मंत्रालय। भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण एवं प्रबंधन केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया? चेन्नई, तमिलनाडु। समुद्री शैवाल पार्क तमिलनाडु में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। 2020 जो है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में हैदराबाद को चुना गया। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020। अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान उत्तर प्रदेश के किस शहर में खोला गया है? गोरखपुर में। अम्बोली जैव विविधता विरासत स्थल किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की गई है? महाराष्ट्र। किस देश में पर्यावरण क्षति करने वाला व्यक्ति को दंडित करने के लिए इकोसाइड बिल लाया गया? फ्रांस। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2020 को जैव विविधता का सुपर वर्ष घोषित किया गया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया। वर्ष 2020 से 25 के लिए पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गिद्ध संरक्षण कार्य योजना आरंभ किया है। उत्तर प्रदेश के मुनस्यारी में भारत का प्रथम लाइकेन पार्क स्थापित किया गया है। पन्ना टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व को। वर्तमान में भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिनमें सिर्फ 12 को बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। वर्ष 2021 से 30 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र परितंत्र पुनर्स्थापन दशक घोषित किया गया है। द वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व में जैविक किसानों की सर्वाधिक संख्या भारत में है। किस मंत्रालय ने डिजिटल महासागर प्लेटफॉर्म का आरंभ किया? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। विश्व जल दिवस 2021 के अवसर पर जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा कैच द रेन अभियान प्रारंभ किया गया है। यह अभियान 22 मार्च 2021 से 23 नवंबर 2021 तक संचालित किया गया है। टैग लाइन वर्षा के जल का संचयन जहाँ भी हो जब भी हो, इसका टैगलाइन है। 22 मार्च 2021 को केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट पर किसके मध्य समझौता हुआ? जल शक्ति मंत्रालय एवं मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश। वर्ष 2021 से 26 के लिए बाढ़ प्रबंधक रणनीति पर रिपोर्ट किसने प्रकाशित की? तो नीति आयोग। भारत का पहला क्रिप्टो गेमिक गार्डन कहाँ खोला गया? तो उत्तराखंड। भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च परीक्षण कहाँ स्थापित किया? तो उड़ीसा। वर्ष 2022-23 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष
घोषित किया है। किसको? तो वर्ष 2023 को। यह प्रस्ताव भारत की तरफ से किया गया था कि जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय समुद्री कछुआ कार्य योजना 2021 से 26 किसके द्वारा जारी किया गया? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी किया गया? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत अगले दशक तक विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा खपत करने वाला देश होगा। भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना की स्थापना कहाँ की जाएगी? लेह लद्दाख में। भारतीय वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2020 से यूएनईपी ने सम्मानित किया। विकासशील देशों में जलवायु क्षति की सीमित करने के लिए अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट का 5वां संस्करण किसने जारी किया? तो संयुक्त राज्य पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी। जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन 2021 जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन 2021 जो है किसकी मेज़बानी में वर्चुअल रूप से आयोजित की गई? नीदरलैंड। शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य छत्तीसगढ़। किस शहर में भारत का पहला जेंडर पार्क खोला गया है? कोझिकोड, केरल। भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कुफरी, हिमाचल प्रदेश। भारत के पहले वेनेडियम आधारित हरित ऊर्जा संयंत्र 56 किलोवोल्ट का जो उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो सिक्किम में। विश्व के पहले प्लैटीपस अभयारण्य का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया। वैश्विक संरक्षण बाघ मानक जो है CA/TS मान्यता प्राप्त भारत के टाइगर रिजर्व। तो भारत के 14 बाघ अभयारण्य को वैश्विक संरक्षण मानकों की मान्यता मिली है। कितने को? 14 बाघ अभयारण्य को। ये 14 टाइगर रिजर्व निम्न है। पहला ओरांग टाइगर रिजर्व आसाम, मानस टाइगर रिजर्व आसाम, काजीरंगा आसाम। मध्य प्रदेश के कौन कौन हैं? तो कान्हा टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व और सतपुरा टाइगर रिजर्व। उसके बाद तमिलनाडु के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, मधुमलाई टाइगर रिजर्व। महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश जो दोनों में बॉर्डर पे है, पेंच टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार का है। दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश। सुंदरबन पश्चिम बंगाल। परम्बिकुलम केरल। बंदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक। तेंदुआ और लियोपार्ड गणना रिपोर्ट 2018। यह रिपोर्ट स्टेट्स ऑफ लियोपार्ड्स इन इंडिया 2018 के नाम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया गया। भारत में कुल तेंदुओं की संख्या 12,852। सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में 3,421 प्रथम स्थान पे। उसके बाद कर्नाटक 1783। उसके बाद महाराष्ट्र 1690। उसके बाद तमिलनाडु 868। उसके बाद बिहार में है 98। 14 से 18 के बीच तेंदुओं की आबादी 60% वृद्धि हुई है। क्षेत्र की दृष्टि से मध्य भारत एवं पूर्वी घाट में सर्वाधिक तेंदुए कुल 8,071 हैं। टाइगर सेंसस है रिपोर्ट 2018। बाघ गणना रिपोर्ट 29 जुलाई 2019 को प्रकाशित हुआ। भारत का बाघों की कुल संख्या 2967। कितना है? 2967। 2014 और 18 के बीच बाघों की आबादी 33% वृद्धि हुई। 14 से 18 33% वृद्धि हुई है, जबकि तेंदुआ की वृद्धि 60% हुई है। सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में 526, फिर कर्नाटक में 524, उसके बाद उत्तराखंड 442 तीसरा में, उत्तर प्रदेश में 173, बिहार में है 31 और सुंदरबन में है 88। बिहार में तेंदुआ है 98 और बिहार में बाघ है 31। दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप
जो है वाइल्डलिंग सर्वेक्षण के कारण बाघ गणना 2018 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में देश का सबसे ज़्यादा बाघ 231। देश के 3 अभयारण्य डम्फा अभयारण्य, बुक्सा अभयारण्य और पलामू में कोई बाघ नहीं बचा है। डम्फा, बुक्सा और पलामू में भारत में कुल बाघ की आबादी का 63% टाइगर रिजर्व में रहते हैं। विश्व के कुल बाघ की आबादी के 70% बाघों भारत में निवास करते हैं। भारत के 3 नए टाइगर रिजर्व श्रीविल्लीपुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु, भारत का 51वां एवं तमिलनाडु का 5वां। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान, रामगढ़ राजस्थान, भारत का 52वां एवं राजस्थान का 4था। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़, भारत का 53वां, छत्तीसगढ़ का 4था। तो श्रीविल्लीपुथूर मेघामलाई तमिलनाडु, रामगढ़ राजस्थान, रामगढ़ विषधारी 52वां और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान 53वां। अब देखते हैं 21-22 में चर्चा में रहे भारत के राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु, बाघों की संख्या दुगने के कारण प्रतिष्ठित TX2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य छत्तीसगढ़, तो तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य छत्तीसगढ़ में है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जो है NTCA ने छत्तीसगढ़ सरकार के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व घोषित करने के प्रस्ताव की मंजूरी दी। भितरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा, चक्रवात यास के कारण उद्यान में भी काफ़ी नुकसान होने के कारण चर्चा में। करलापट वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा, हेमरिज सेप्टिसीमिया के कारण इस वन्यजीव अभयारण्य 6 हाथियों की मौत। हेमरिज सेप्टिसीमिया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क करने की योजना को लेकर चर्चा में। पहली बार महिलाओं को गाइड के तौर पर नियुक्त करने को लेकर चर्चा में। फिर राजस्थान में रणथंभौर टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व। राजस्थान सरकार ने तीनों टाइगर रिजर्व को एक साथ जोड़कर जो है तो राजस्थान सरकार ने इन 3 टाइगर रिजर्व को एक साथ जोड़कर एक टाइगर कॉरिडोर विकसित करेगी। किसको रणथंभौर टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को। पात्रा बायोस्फीयर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में है, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के संरक्षित जैवमंडलों के वैश्विक नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का 12वां बायोस्फीयर रिजर्व पन्ना। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, इसमें भारत के पहले हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी की शुरुआत किया गया। सतपुरा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, इसमें नेटवेस्ट ग्रुप ऑफ तो पन्ना टाइगर रिजर्व हो गया 12वां बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के द्वारा संरक्षित। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व हो गया मध्य प्रदेश का, जो भारत के पहले हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी। और सतपुरा टाइगर रिजर्व इसने नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड दिया गया, जो मध्य प्रदेश का है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, बाघों की आबादी का दोगुना करने के लिए TX2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। पकई टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश, नव भारत 2021 में अरुणाचल प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक पकई टाइगर रिजर्व में आयोजित की गई, जहां जलवायु परिवर्तन को लेकर पकई घोषणा पत्र को अपनाया गया। फॉरेस्ट स्टाफ है को कोविड-19 के खिलाफ बीमा कवर देने के लिए चर्चा में रहा। कौन? तो अरुणाचल प्रदेश टाइगर रिजर्व। उसके बाद काजीरंगा जो है राष्ट्रीय उद्यान असम, सैटेलाइट फ़ोन के लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी है। भारत का एकमात्र गोल्डन टाइगर काजी 106A फिश नेशनल पार्क में देखा गया, काजीरंगा टाइगर रिजर्व असम में। पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र,
बाघ की अत्यधिक मौत के कारण चर्चा में। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार, जुलाई 2021 में यह 150 गीतों को पुनः कई वर्षों बाद देखे जाने के कारण चर्चा में। दिसंबर 2021 में बिहार सरकार ने कैबिनेट की बैठक का आयोजन यहाँ किया। अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना, जुलाई 2021 के निगरानी सर्वेक्षण के दौरान 14 नए बाघों की पहचान की गई। दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क असम सरकार के दिहिंग पटकाई के राज्य में 7वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया। पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में हिस्सा बनने के कारण चर्चा में। तो पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के हिस्सा बनने के कारण चर्चा में। ये हो गया 11 चैप्टर तक एनवायरनमेंट ख़त्म।